Okay, good morning, all of you. Today's class 7, chapter 5, water. This chapter of geography. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको घर में एक एक्टिविटीज करना है। जैसे टेरेरियम लेना है। टेरेरियम क्या होता है? एक तरह से पॉट होता है जो आपके यहाँ पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। और ये एक्टिविटीज करना है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बताया था कि जब रेनी सीजन होता है तो हम बोट उसमें बोट डाल के देखते हैं और शाम तक वाटर गायब हो जाता है। वाटर कहाँ जाता है? तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको आपको लिखना है नोटबुक में। ठीक है, इसको मार्क कर लो। द सन्स हीट काज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस and forms clouds. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow और sleet। तो मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था कि क्या होता है कि जब रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन होने के बाद क्या होता है कि वाटर इवोपरेट होता है। इवोपरेट होने के बाद ऊपर जाता है। ऊपर जाके जब ठंडा होता है तो एक दूसरे से मिक्सअप हो जाता है। उस नीचे वाले जो वाटर का ऊपर जाना गैसियस फॉर्म में, ये कहलाता है इवोपरेशन। और वहां पे जाकर इकट्ठा होना, ये सब सारी जो फिनोमेनन है, वेदर फिनोमेनन, ये सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब ये भारी हो जाता है, ऊपर होल्ड नहीं हो पाता, तो इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो ऐसे हमारा रेनफॉल होता है, ऐसे रेनिंग होता है हमारे अर्थ पे। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर साइकिल क्या होता है। तो इसको भी लिखना आपको, इसको लिखना है और प्लस साथ में ये वाटर साइकिल का पिक्चर आपको बनाना। तो क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली changes its form and circulates between ocean, atmosphere, land is known as the water cycle। तो हम देख किसमें क्या होता है, वाटर सर्कुलेट होता रहता है। वही वाटर कभी लैंड, जो वाटर है ओशन का, कभी वो आपका यहाँ पे लैंड पे आएगा, लैंड वाला ओशन में जाएगा। फिर ये मतलब प्रोसेस, यही सब जो वाटर है, इसी वजह से वाटर आज तक हमारे अर्थ पे खत्म नहीं हुआ। और मैंने बताया था कि जो वाटर है उसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसको भी आपको लिखना है। इरिगेशन के लिए यूज होता है एंड ड्रिंकिंग के लिए, और बहुत सारी चीजें, ड्रिंकिंग है एंड इरिगेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर होता है उसके लिए होता है। इसी वजह से काफी सालों के बाद भी जो वाटर है हमारा अर्थ पे अवेलेबल है। इसके बाद ये जो पॉइंट है आपको ये लिखना है कि जो वाटर बॉडीज है, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? रिवर से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से एंड ग्लेशियर से। ओशन बॉडीज है। एंड जो सी के वाटर होते हैं वो सॉल्टी वाटर होते हैं। ये सब सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फिर जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, इसको पूरा कंप्लीटली आपको बनाना है। अंडरस्टूड? इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा कि जो सोर्स ऑफ वाटर उसको मैप में डिनोट करना है जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। और उसके बाद इस मैप को आपको भर के भी भेजना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। मीन्स 3/4 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 75% के करीब जो अर्थ सरफेस है वाटर से कवर है। बट इसमें हमने देखा था कि जो ये आपको जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इसको लिखना है। इसके बाद आपको जो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, ये पूरा पार्ट जो है आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो उसमें क्या है कि हमने देखा था कि ओशन जो है 97.3% है, जो पूरा सॉल्टी वाटर है, दैट कैन नॉट बी यूज, जिसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड इसके बाद आइस कैप। आइस कैप किसको बोलते हैं? जो ग्लेशियर होता है, वो ग्लेशियर 2% के करीब है। एंड ग्राउंड वाटर उसको बोलते हैं जो हमारे अर्थ के नीचे होता है, वो 0.68% है। एंड फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%। इनलैंड सी एंड साल्ट लेक। इनलैंड सी उसको बोलते हैं ऐसा सी जिसके चारों तरफ से क्या होता है, लैंड होता है। ठीक है, तो ये भी है 0.009%। एंड एटमोस्फियर, एटमोस्फियर जब हम पढ़ रहे थे, जब आपको मैं पढ़ा रहा था,
तो उस समय मैं बताया था कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। उसी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी की बात यहाँ पे चल रही है। वो परसेंट है 0.0019%। एंड रिवर्स, जो आपके चारों तरफ रिवर्स दिखती है उसका परसेंटेज देखो कितना कम है, 0.0001%। अब ये सब सभी को मिला के देखते हैं जब हमें, तो यहाँ पे 100% वाटर होगा। अंडरस्टूड? ये सब सारी बातें मैंने बताया था। इसके अलावा कुछ पॉइंट बताया था मैंने कि जो वाटर होता है, सी वाटर होता है, वो बहुत ज़्यादा सलाइन होता है, साल्टी होता है। और उसी वाटर से हम क्या करते हैं, जो हम सॉल्ट यूज करते हैं उस सॉल्ट को हम उसी से फूड फूड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैंने बताया था कि सॉल्ट वाटर को वो लोग क्या क्या करते हैं, अपने खेत में डाल देते हैं, और खेत में डालने के बाद जब वाटर इवोपरेट हो जाता है तो सॉल्ट वाटर बच जाता है। फिर उस सॉल्ट वाटर को फैक्ट्री में ले जाके उसका प्रोसेस कर देते हैं, और इसके बाद उसमें से जो हम सॉल्ट यूज करते हैं वैसा सॉल्ट निकलने लगता है। इसके बाद हमने बोला था डेड सी, एक क्वेश्चन आता है कि जो इजराइल के पास डेड सी है उसका जो सॉल्ट वाटर है वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें सॉल्ट पाया जाता है, क्योंकि 1000 ml मतलब 1 लीटर में 340 ग्राम के करीब उसमें वाटर पाया जाता है। इसी वजह से वहां पे स्विमिंग करना भी इजी होता है, और वहां पे शिप जो है काफी ऊपर से उठ के चलते हैं। ये सब सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट कि आपको दोबारा अंडर समझ में आ जाए। इसके बाद एक कुछ पेपर की कटिंग थे जिसमें प्रॉब्लम है वाटर के, वो सब सारी चीजें लिखा हुआ है। जब हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे तो इसमें मैं बताऊंगा कि वाटर को कंजर्व करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। सबसे पहले बिफोर द स्टार्ट ओशन सर्कुलेशन यू शुड नो मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड वाटर डे व्हेन नीड टू कंजर्व वाटर इन, मतलब 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए करते हैं? सो दैट हम वाटर को कंजर्व कर सकें और बचा सकें, क्योंकि फ्रेश वाटर आपने देखा कि उसका परसेंटेज हमारे अर्थ पे बहुत ही कम है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा बेटा? देर ये अब हम पढ़ेंगे अब ओशन सर्कुलेशन। देर इज अब मैं बताऊंगा इसमें लिखना क्या आपको। और देर इज सम मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फिट विद सैंड। देखिए आप लोग में मैंने जिस दिन पढ़ा रहा था उस दिन भी मैं बोला था कि आप लोग बीच पे गए होगे, सी के किनारे गए होगे, कितना अच्छी हवाएं चलती है, वहां से वेव्स आता है, लोग उसमें जाके नहाते भी हैं, जंप करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, इसीलिए लोग जाते हैं घूमने। ठीक है, तो उसमें हम जो पूरा ओशन है उस पूरे ओशन को हम क्या करते हैं, इन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। क्या है कि ओशन को वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट पढ़ूंगा। ये देखिए आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर है, ये सामने आपके बिल्कुल ओशन है, और ये कौन सा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। और ये इधर जो आपके बिल्कुल फ्रंट में दिख रहा है बीच है, जहाँ पे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और वहाँ पे क्या है कि टाइड्स देखने को मिलता है, वेव्स देखने को मिलते हैं, करंट्स देखने को मिलते हैं। ये सब सारी चीजें आप वहाँ पे फील कर सकते हो व्हेन यू गो टू बीच। अब क्या है कि ये वेव्स है, ठीक है। तो वेव्स क्या है कि आपने देखा होगा कि जब कभी मैंने पूछा था, कुछ बच्चों ने बताया था कि सर मैं गया हूँ बीच पे, तो आपने देखा है कि बीच पे जब गए होगे तो बीच पे कोई अगर बॉल फेंकते हो तो भी वापस क्या होता है, बॉल वापस सीशोर पे आ जाता है। सीशोर मतलब उस बीच के पास आ जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे क्या करना है कि when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately they are called waves। तो यहाँ पे आपको waves का definition समझना है कि यहाँ पे लिखा है when इसको आप जो हाईलाइट पोर्शन है उसको आप मार्क कर लीजिए। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately they are called waves। जब देखिए, जब वाटर देखते हैं ना आप, कभी वाटर ऊपर उठता है फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर उठता है फिर नीचे, तो इसका ऊपर उठना फिर नीचे गिर जाना, फिर ऊपर उठना फिर नीचे गिर जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं, जो हिंदी में हम बोलते हैं तरंग। ठीक है, आपके सामने पिक्चर है, देखो एक बार ऊपर उठाइए ऐसे, और फिर वापस नीचे गिर गया, फिर आगे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे, ऐसे ऐसे ये होता चला जाए। ठीक है,
अब हमने एक चीज और देखा था कि वेव्स क्या होता है, जब काफी जब हवाएं वेव्स जो वेव्स का स्ट्रांगनेस है वो हवाओं के ऊपर, विंड फ्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। आप कभी देखना, आप अपने घर में, जैसे अपने घर में या अपने प्लेट में चाहे बर्तन में पानी भर लेना और उसको अपने माउथ से हवा निकाल के उसको फूकना। आप जितना ज्यादा ब्लो करोगे उसमें ज्यादा वेव्स बनेगी, और जितना कम करोगे उतना कम बनेगी। तो सेम यही कंडीशन सी सरफेस पे भी होता है। हवाएं तेज चलती है तो वेव्स बड़े बड़े बनते हैं, और जब हवाएं स्लो चलती है तो वेव्स छोटे छोटे बनते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था कि सुनामी एक जापानी वर्ड है, एंड जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। मैंने एक पिक्चर भी आपको दिखाया था, हार्बर वेव्स, हार्बर का पिक्चर दिखाया था। हार्बर क्या होता है? हार्बर इज ए प्लेस वेयर द शिप एंड बोट कैन स्टैंड। तो वहां पे हार्बर, और हार्बर में बोट और शिप शिप जो है स्टैंड होते हैं, और एक तरह से वो किनारा होता है जब हम शिप और बोट बहुत दूर तक जाते हैं फिर वापस आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बस स्टेशन होता है, एंड रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे रेलवे वो ट्रेन आके खड़ी होती है, बस डिपो पे बस आके खड़ी होती है। तो ऐसे ही शिप के लिए बड़े बड़े शिप जो होते हैं, एंड बड़े बड़े जो बोट्स होते हैं उनको खड़ा होने के लिए जो प्लेस होता है उसको हार्बर बोलते हैं। हाँ, सभी के यहाँ पे कट के आ रही क्या? मेरी मेरी आवा, मेरी आवाज सभी के यहाँ कट रही है क्या बेटा? ठीक है, ठीक है। तो किसी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है बेटा तो वहां पे आवाज कटने लगती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म क्या एक तरह से तूफान होता है, तो क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े वेव्स उठते हैं, ठीक है। एंड ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत मात्रा में नुकसान होता है। जैसे हम जब सुनामी की बात करते हैं तो हमने सुनामी के बारे में बताया था कि ये देखो, ये जो सुनामी यहाँ से क्या है, ये आपको लिखना है, यहाँ से आपको लिखना नोटबुक में। एज ए रिजल्ट हैज ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। जब बहुत बड़े वेव्स उठते हैं तो इसी को सुनामी बोला जाता है। और ये सुनामी इसलिए हार्बर वेव्स बोलते हैं क्योंकि ये सुनामी जो आती है वो लास्ट में हार्बर या किनारे पे जाती है, और बीच पे जो लोग होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाती है, जहाँ पे शिप खड़ा होता है वो शिप को तोड़ देती है, ऐसे करती है। तो इसलिए इसका नाम हार्बर भी हो रखा है। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है 15 मीटर हाइट तक बनता है, फिर 150 मीटर, 15 मीटर से लेके 150 मीटर हाई। स्पीड इसका जो है 700 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। जबकि मैंने बताया था कि जब आप लोग किसी कार से जाते हो चाहे बाइक से जाते हो तो कार की स्पीड मैक्सिमम जैसे होगी तो 100 किलोमीटर होती है। जो बाइक से लोग चलते हैं तो 70-80, अब उससे मतलब 70 किलोमीटर से 10 टाइम, जैसे आप किसी बाइक से जा रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उससे मतलब आप समझ लीजिए से 10 टाइम ज्यादा स्पीड से वो वेव्स आती है। और 2004 में ये आई थी सुनामी, इंडिया में भी आई थी, और इंडिया के कोस्टल एरिया को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था, ठीक है। तो जैसे विशाखापट्टनम में आई थी तो वहां पे उस कोस्टल एरिया को तोड़ दिया था, शिप को नुकसान पहुंचाया था। अंडमान में आया था, अंडमान में बहुत सारे बिल्डिंग को तोड़ दिया था, बहुत सारे लोग मर गए थे। और इसके बाद एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है, जो हमारा इस साइड में जो साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो सबसे अ, जो ईस्टर्न पॉइंट था एक तरह से। तो ये जो डूब गया था इंदिरा पॉइंट वो भी हाइट पे था, तो सुनामी की वेव्स में आके डूब गया था। तो ये सब सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी मैंने इसको रिवाइज कर दिया था। इस ये जो आपने लिखा हुआ है कि द अर्थ पेंडेम क्या है, पेंडोमोनियम। तो इस पेंडोमोनियम आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो सामने आपकी दिख रहा है ये पिक्चर है, कहाँ पे है, डिस्ट्रक्शन कास्ड बाय द सुनामी ऑन द तमिलनाडु कोस्ट। तो ये तमिलनाडु कोस्ट पे ये सुनामी आया था जिसमें ऐसे बहुत सारे वेव्स आए और बाद में सबको बहा के अंदर लेके चले गए। पहले बेटा मैं इसको ना शॉर्टकट में आपको पहले बता देता हूँ कुछ बातें कि क्या होता है कि ये सुनामी आने का रीजन क्या होता है। कि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है। तो प्लेट्स जब आपस में टकराती है, चाहे उनका मूवमेंट होता है इधर से उधर, तो जब मूवमेंट होता है तो क्या होता है, स्पेस बन जाता है। तो पहले जो वाटर हमारे सी के ऊपर दिखता है वो वाटर पहले दूसरे जगह शिफ्ट होने लगता है प्लेट चेंज होने की वजह से। तो लोग क्या सोचते हैं
कि उस समय क्या होता है कि जो पानी होता है सी के किनारे वो अंदर जाने लगता है और बहुत अंदर चला जाता है। फिर लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मिरेकल का मतलब सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लोग देखने चले जाते हैं उसी समय कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी समय दोबारा जब वो टेक्टोनिक प्लेट नीचे अपनी जगह पे जाती है तो वो पानी को फिर वो अपनी जगह पे ले जाने की कोशिश करती है। तो पूरा पानी खूब बहुत वेव सुनामी के रूप में आता है और कोस्टल एरिया पे जितनी बिल्डिंग, जितनी गाड़ियां, जितने लोग, सबको बहा के वापस अंदर लेके चला जाता है। ठीक है। और इसका फोरकास्ट करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे हम होता है ना कि वेदर फोरकास्ट हो जाता है कि कल बारिश होने वाली है और कल का मौसम ऐसा रहेगा, लेकिन सुनामी का जो है फोरकास्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको वेव्स की बातें सबको समझ में आ गई। ओके। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे टाइड्स। टाइड्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड। इसको पहले तो आपको लिखना है एंड ऑल्सो इसको याद भी करना है, लेकिन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड। देखो रिदमिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से, एक ये नहीं कि अचानक नहीं होगा। या रिदमिक, अब रिदमिक बोलते हैं ना, बोलते हैं कि रिदमिक, रिदमिक का मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3, तो ऐसे बोलता जाऊंगा, बीच में स्किप नहीं करूंगा। अगर स्किप कर रहा हूँ तो स्किप करता जाऊंगा। तो रिदमिक का मतलब होता है एक प्रॉपर तरीके से। तो जो वाटर है वो प्रॉपर तरीके से दिन में क्या होता है, 2 बार क्या होता है, फॉल ऑफ, राइज एंड फॉल, जो एक बार बढ़ता है और एक बार घटता है। उसमें बहुत तेज वेव्स नहीं आएगी, बहुत ज्यादा, मतलब एक उससे कोई मतलब नहीं, हवाओं से मतलब नहीं, वेव से मतलब नहीं है। जैसे मान लो आपके घर के सामने अगर मान लो सी शोर है, तो अगर आप वहां पे एक स्टिक गाड़ दोगे तो देखोगे तो वो स्टिक किसी टाइम ऐसा होगा कि वो स्टिक आपको पानी में डूब जाएगा, किसी टाइम ऐसा होगा कि वो स्टिक पानी से ऊपर आ जाएगा। तो इसी को कभी डूबना, कभी और दिखने, कभी उस स्टिक का डूबना और कभी उस स्टिक का दिखने लगना, क्या कहलाता है, टाइड कहलाता है। टाइड में क्या होता है कि जो पानी है वो सी शोर पे और आगे तक चला जाता है। जो भी बीच पे गया होगा देखा होगा कि कभी कभी पानी बहुत आगे रहता है और कभी कभी पानी बहुत पीछे चला जाता है। तो जो इसका रिदमिक है, रिदमिक राइज और फॉल जो वाटर है दिन में 2 बार होता है, उसी को टाइड बोलते हैं। ठीक है। और इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। हाई टाइड कब बोलते हैं, जब ये वाटर बहुत ज्यादा मैक्सिमम जो शोर है उसको कवर कर लेता है, तो इसको हम हाई टाइड बोलते हैं। एंड इट इज लो टाइड वाटर फॉल्स, जब ये वाटर बिल्कुल सी के अंदर की तरफ चला जाता है तो इसको हम लो टाइड बोलते हैं। तो आपको ये पूरी बातें लिखनी है कि व्हाट व्हाट इज टाइड, टाइड होता क्या है, और दूसरा हाई टाइड क्या होता है, एंड लो टाइड क्या होता है। ठीक है। टाइड्स का मतलब समझ में आ गया आपको। ओके। अब मैं बताने वाला हूँ कि ये हाई टाइड लो टाइड होता क्यों है। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने पिक्चर दिख रहा है। ये यहाँ पे जो है ये सन है, फिर यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून। आप सभी को पता है कि जो हमारा सन है, और सन के चारों तरफ हमारा अर्थ जो है राउंड राउंड करता है, और सन अपनी जगह पे क्या रहता है, स्टडी रहता है। ठीक है। और जो मून है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अर्थ को प्लेनेट बोलते हैं। तो जो अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन करता है, उसको हम प्लेनेट बोलते हैं। और जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड, सैटेलाइट बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। तो हमारा जो मून है अर्थ का, तो आप सभी को पता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम इसके बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे। आपको ये पिक्चर बनाना है बेटा, निप टाइड का, स्प्रिंग टाइड का, ये पिक्चर आपको बनानी है। किसमें, आपके नोटबुक में। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface cause the tide। जो ग्रेविटेशनल, आप सभी को पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पता है ना सभी को, पढ़ा होगा सभी ने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है।
हाँ तो जो हाँ, अर्थ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन में भी होता है, मून में भी होता है, किसी पे कम होता है, किसी पे ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ऐसा देख हवाएं, ये जो एयर है और वाटर है, एयर और वाटर एक ऐसी चीज है जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करता है आपको। और आपको ये भी पता हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो एटमॉस्फेयर कहीं और चला जाता। तो क्या होता है, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो मून है, ये चक्कर लगाता है एंड काज हाई टाइड। जब ये मून और अर्थ ये दोनों एक दूसरे को खींच क्या करते हैं, खींचते, अर्थ अपने तरफ खींचेगा, मून अपने तरफ खींचेगा। तो अब बताऊंगा कब हाई टाइड होगा कब लो टाइड होगा, बट इन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड और लो टाइड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फुल मून न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम। जब हम फुल देखते हैं ना, कभी हम फुल मून होता है कभी हाफ मून होता है, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन। तो क्या होता है कि जब न्यू मून डे होता है तो ये जो सन है, मून है, अर्थ है, तीनों एक सीध में होते हैं। तो जब एक सीध में होते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर के ऊपर लगता है, जिसके वजह से वाटर ऊपर उठ जाता है और सी शोर की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी सी शोर की तरफ आता है, जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है। देखिए एक बार सन यहाँ था, मून अर्थ यहाँ पे था, मून यहाँ पे था। तो एक बार मून बीच में आ गया और सन यहाँ पे ये दिख रहा है, कभी ये यहाँ पे आ गया। तो इस समय क्या होता है, पानी के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन, क्योंकि सारे उसको खींचने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से उस समय स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, दिस टाइड्स आर कॉल्ड। या एक फिल इन द ब्लैंक दे देगा कि इस टाइड्स को क्या बोलते हैं, अदरवाइज आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज द स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है, बट व्हेन द मून is in the its first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting in low tides. These tides are called nip tide. देखिए यहाँ पे जो निप टाइड का पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि जब मून क्या होता है कि एक तरह से ऐसे एंगल में बनता है, एक ट्रायंगल में बनेगा, सीधे सीधे नहीं बनेगा। तो उस समय इनका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, अर्थ जो वाटर होता है अपने नॉर्मल तरीके से अपने नॉर्मल पोजीशन में होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, निप टाइड बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइड, दिस आप देखो बेटा, अब इसका अब इसका यूज कभी कभी एग्जाम में आता है कि हाई टाइड और निप टाइड का यूज क्या है, ठीक है। तो the high tides helps navigation. They raise the water level close to the shore. This helps the ship to arrive at the harbor more easily. And the high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get plentiful catch. The rise and fall of the water due to the tides is being used to generate electricity in the some places. बेटा इसका यूज है, इसको आपको लिखना है कि हाई टाइड लो टाइड का यूज क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ कि देखिए मैंने आपको बताया था कि हार्बर क्या होता है, हार्बर जहाँ पे शिप खड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब शिप को हार्बर के अंदर लाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि सी का हाई टाइड कब होने वाला है। तो जब सी का हाई टाइड होता है, हाई टाइड में मैंने बताया कि हाई टाइड में क्या होता है, पानी बीच की तरफ चाहे शोर की तरफ उसका लेवल बढ़ जाता है, यानी पानी बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं, उसी समय हाई टाइड के समय ही शिप को अपने हार्बर की तरफ ले जाते हैं। और जब लो टाइड होने वाला होता है तो वापस समुद्र की तरफ जाना होता है, तो समुद्र की तरफ जाते हैं तो उनको कम मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उस समय जो पानी है सी शोर से, जब हाई टाइड होता है तो पानी सी से सी शोर की तरफ जाता है, और जब लो टाइड होता है तो पानी सी शोर से सी की तरफ जाता है, ठीक है। एक तो ये फायदा हो गया कि नेविगेशन, उसी को नेविगेशन बोलते हैं शिप का,
शिप का हार्बर में आना, हार्बर से जाना, इसको नेविगेशन बोलते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जब हाई टाइड होता है तो फिशिंग बहुत अच्छी होती है। कैसी होती है? जब हाई टाइड होता है तो बहुत सारी फिशें उसी के साथ आ जाती हैं। और जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, जब हाई टाइड हो जाता है तो कुछ पार्ट वो घेर लेते हैं, तो पानी कम हो जाता है और फिर उस पानी को वो लोग, वो कनेक्शन, जैसे मान लो सी से कनेक्शन कम हो जाएगा तो उस पानी को दोबारा रिलीज कर देंगे और बहुत सारे फिश वो इकट्ठा कर लेंगे। एक तो उससे हो गया। और दूसरा ये होता है कि जो वाटर का राइज होना और फिर उसका फॉल हो जाना, इसके वजह से क्या करते हैं लोग, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। कैसे? आपको पता होगा कि बहुत सारे हाइड्रोव्हील होता है, हाइड्रोव्हील होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जब हाई टाइड लो टाइड होता है तो इस समय उस प्लांट को चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आपको टाइड का समझ में आ गया पूरी बात? टाइड होता क्या है, टाइड का यूज क्या है, टाइड हो टाइड मतलब कैसे दिखता है, ये सब सभी सारी बातें सबको समझ में आ गई? बेटा आप सभी को समझ में आ गया बात टाइड्स के बारे में? सभी को समझ में आ गया? ओशन करंट्स। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, इस ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओशन करंट्स क्या होता है? The ocean currents are a stream of water flowing constantly on the ocean surface in डिफिनिट डायरेक्शन। तो करंट क्या होता है कि जब ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस, तो ओशन करंट क्या होता है, ओशन सरफेस पे होता है। उस जो करंट चलता है, जो मतलब पानी चलता है, पानी क्या की स्पीड होता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे की स्पीड होती है, जैसे बस चलता है तो बस की स्पीड होती है। ऐसे जब वाटर चलता है तो वाटर का भी एक स्पीड होता है। और उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, उसी स्पीड को उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, वो ओशन करंट्स बोलते हैं। ठीक है, वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में चलता है। द ओशन करंट में बी वार्म और कोल्ड। ओशन करंट क्या हो सकता है, वार्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। जनरली वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल। आपको पता है कि क्या होता है कि जो ओशन करंट होता है उसमें इक्वेटर के पास जितने ही ओशन होते हैं काफी गर्म होते हैं, क्योंकि सन क्या इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा आता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है, और पोल की तरफ कम आता है। तो इसीलिए जो इक्वेटर के पास जो ओशन करंट होते हैं गर्म होते हैं, और जो पोल के पास वाटर करंट होते हैं वो काफी कोल्ड होते हैं। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। तो क्या होता है, कोल्ड करंट कैरी क्या करता है, वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू द ट्रॉपिकल लोअर लैटिट्यूड। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज ए कोल्ड करंट while the Gulf Stream is a warm current. The ocean current influence the temperature condition of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold currents meet provided the best fishing ground of the world. Seas around Japan and the eastern coast of the North America are such example. The area where warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो हमारा करंट होता है वो पानी का स्पीड होता है वो सरफेस पे ही होता है। तो जहाँ पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर के एरिया में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है, कोल्ड जो जो हॉट करंट है वो कहाँ जाता है, पोल की तरफ। और पोल का जो कोल्ड कोल्ड करंट है वो हमारा इक्वेटर की तरफ आता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, ये करंट जहाँ पे मिलते हैं, कोल्ड और हॉट करंट जब मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फॉगी एरिया भी हो जाता है जहाँ पे नेविगेशन करना प्रॉब्लम होता है। आपको इस पॉइंट में ये भी याद रखना है, द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि द लेब्राडोर ओशन करंट इज ए कोल्ड करंट while द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। जो लेब्राडोर है वो बहुत कोल्ड है
और जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, वार्म है। और ये जो जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा फॉगी हो जाता है, ठीक है। और जब कोल्ड करंट चलता है तो सी सरफेस पे अगर कोल्ड करंट चल रहा है तो उस एरिया में, उसमें अगर हवाएं चलेगी तो उस एरिया में ठंडा रहेगा। और जब सरफेस पे हॉट करंट चलेगा, तो जब हवाएं चलेगी, विंड चलेगा, तो उस एरिया में कोल्ड होगा। इसी वजह से कभी कभी सी के किनारे खड़ा होते हैं तो कभी कभी हमको कोल्ड फील होता है और कभी कभी क्या होता है, हॉट फील होता है। तो दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द करंट। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमने भी देख लिया कि द सी अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो। मैंने यही बताया कि जहाँ पे भी आपका वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉगी हो जाता है और वहाँ पे शिप का चलाना, नेविगेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये आज का जो आपका चैप्टर था ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब इसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि जो लेब्राडोर है ये पोल की तरफ है बिल्कुल। इसके आगे में अब जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उस नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर होगा उसमें, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको ये बातें भी बताएगी कि ये कैसे काम करता है। और साथ में जो सोर्स ऑफ वाटर थे उस सोर्स ऑफ वाटर को आपको मैप में दिखाना है, जो मैंने आपको बोला था कि बाद में मैं समझाऊंगा इसको, और उसको दोनों को मैप में दिखाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।